अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो लेक्चर सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ परसेप्शन जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 का 3rd यूनिट है, उसका 2nd पार्ट के बारे में है। इस यूनिट का 1st पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट का 1st पार्ट पढ़ सकते हैं। ये नोट जो है ये हमारे पास सर इब्न अमीन सर के हैं, जो कि KMU में अभी लेक्चरर थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि डायमेंशन ऑफ सेल्फ कंसेप्ट कौन से है, आपके पास सेल्फ कंसेप्ट किस तरह डेवलप होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेंगे हमारे पास सेल्फ कंसेप्ट के बारे में, और हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस क्या है सेल्फ कंसेप्ट का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये तमाम पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे और इसी के साथ साथ जो पॉसिबल MCQs आपके पास इसमें बन सकती है तो उनको भी हम मेंशन करेंगे। डायमेंशंस ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, तो इसमें हमारे पास मेन 4 डायमेंशन है। पहला है सेल्फ नॉलेज, कि आपको अपने बारे में क्या नॉलेज है, कि आप कौन है, आप किस पोजीशन पे हैं, आप क्या कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास 2nd आ जाता है सेल्फ एक्सपेक्टेशन। सेल्फ एक्सपेक्टेशन ये है कि हु और व्हाट डू आई वांट टू बी, कि मुझे क्या होना चाहिए था। आपका जो अपने आप से जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीद है, वो सेल्फ एक्सपेक्टेशन बनाता है। ये अभी एक एक करके इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तीसरा हमारे पास डायमेंशन है कि सेल्फ सोशल सेल्फ, हाउ पर्सन परस्यूड बाई अदर, कि लोग आपको किस तरह कंसिडर करते हैं, या एक शख्स जो है वो लोगों की नज़र में क्या होता है। तो ये हमारे पास बना देता है सोशल सेल्फ। इसके लास्ट वाला जो हमारे पास है वो है सेल्फ एवेल्युएशन। इसे सेल्फ स्टीम भी कहते हैं, कि हाउ वेल डू आई लाइक माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को अच्छा किस तरह बना सकता हूँ, या मैं किस पोजीशन पे हूँ, मैंने किस हद तक जो है आइडियल की तरफ मैं नज़दीक हूँ। मैं जो एक आइडियल होना चाहिए था और जो मैं रियल हूं, तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो ये आ जाते हैं हमारे पास सेल्फ इवैल्यूएशन में। अब हम पढ़ते हैं सेल्फ नॉलेज, जो कि हमारे पास 1st डायमेंशन है। सेल्फ नॉलेज में एक ग्लोबल सेल्फ इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द कंपोजिट ऑफ ऑल बेसिक फैक्ट्स, क्वालिटीज, ट्रेड्स, इमेज एंड फीलिंग वन होल्ड अबाउट वन सेल्फ, कि हर इंसान जो अपने बारे में जो उसके बेसिक फैक्ट्स होते हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ होती हैं, जो उसके ट्रेड्स होते हैं, जो उसकी खसूसियात होती हैं, जो उसकी फीलिंग्स होती हैं, जो उसका अपने आप के बारे में जो इमेज है, जो फिजिक्स वगैरह है, ये तमाम बना देता है उसका वन सेल्फ या सेल्फ नॉलेज। इट इंक्लूड बेसिक फैक्ट, इसमें आते हैं बेसिक फैक्ट्स कौन से हैं। सेक्स है, सेक्स मतलब मेल है या फीमेल, एज, रेस किस नस्ल से है, ऑक्यूपेशन क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, और सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, मैरिड है, मैरिड है, अनमैरिड है, सही है। तो ये तमाम बेसिक फैक्ट जो है ये उसका सेल्फ नॉलेज बनाता है। दूसरा हमारे पास सेल्फ नॉलेज में आता है पर्सन पोजीशन विद सोशल ग्रुप, कि एक पर्सन का सोशल ग्रुप में क्या पोजीशन है। वो एज अ फ्रेंड है, वो घर में एज अ हस्बैंड काम कर रहे हैं, या एज अ वाइफ काम कर रहे हैं, या एज अ डॉटर है, एज अ सन है, तो वो अब उसका जो सोशल पोजीशन है वो भी सेल्फ नॉलेज में आते हैं। और 3rd वन हमारे पास आता है क्वालिटीज आर ट्रेड दैट डिस्क्राइब टिपिकल बिहेवियर, फीलिंग्स, मूड एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक लाइक जनरस, हार्ट हेडेड, एम्बिशियस एंड इंटेलिजेंस एटसेट्रा। तो 3rd वन हमारे पास आ जाता है जो उसके क्वालिटीज होते हैं, जो उसके ट्रेड्स होते हैं, जो उसके टिपिकल बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं। जिस तरह उसका बिहेवियर हो गया, उसके फीलिंग्स, कि वो क्या फीलिंग उसके होते हैं, वो उसका मूड कब ऑफ रहता है, कब ऑफ नहीं रहता, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो गुस्सा करता है नहीं करता, तो उसकी इंटेलिजेंस की क्या पोजीशन है। तो ये तमाम जो आप नॉलेज हैं ये आ जाती हैं सेल्फ नॉलेज में। 2nd डायमेंशन हमारे पास है सेल्फ एक्सपेक्टेशन। सेल्फ एक्सपेक्टेशन इन्वॉल्व द आइडियल सेल्फ, the self a person want to be, it is the setting of present and future goal। तो सेल्फ एक्सपेक्टेशन ये है कि इंसान चाहता है कि मैं आइडियल हूं, मतलब
कि एक शख्स क्या चाहता है कि मुझे क्या होना चाहिए था, तो ये उसके सेल्फ एक्सपेक्टेशन बनाता है कि हर इंसान क्या कहता है कि वो आइडियल की तरफ जाता है। और सेल्फ एक्सपेक्टेशन में क्या होते हैं कि इसमें आप प्रेजेंट और फ्यूचर गोल बनाते हैं कि आपका अपने आप से जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीद है, वो आपका सेल्फ एक्सपेक्टेशन बनाता है। एक्सपेक्टेशन फॉर सेल्फ फ्लो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, और अपने आप से जो एक्सपेक्टेशन है वो डिफरेंट सोर्सेज से फ्लो करती है। किस तरह कि अगर आप अमीर हैं तो ये आपका सोर्स जो है, आपका रिच जो आपकी मनी या आपका सोर्स है, तो आपके एक्सपेक्टेशन कुछ अलग होंगे। इसके बाद अगर आप काबिल हैं, आप कोई चीज़ सीख सकते हैं, कोई चीज़ पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, तो फिर आपके एक्सपेक्टेशन अलग होते हैं। तो आपके एक्सपेक्टेशन आपके सोर्सेज के साथ फ्लो करते हैं। द आइडियल सेल्फ कंस्टिट्यूट द सेल्फ वन वांट टू बी, सही है। और आइडियल सेल्फ वो होता है जो हर इंसान की ख्वाहिश होती है। आइडियल सेल्फ ये है कि आपकी अचीवमेंट 100% हो, आप जो है आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, आपके जो विशेस है वो आपके पूरे हो। इस तरह आपका जो कैपेबिलिटी है, जो आप में एबिलिटी है, आप उसको 100% यूज़ कर सकते हो। फिर ये आपका आइडियल सेल्फ होता है और ये हर पर्सन की एक्सपेक्टेशन होती है। सेल्फ एक्सपेक्टेशन डिवेल्प अनकॉन्शियसली early in childhood and are based on image of role models such as पेरेंट। कहते हैं कि सेल्फ एक्सपेक्टेशन वो बचपन ही से स्टार्ट हो जाती है और आप अपने पेरेंट्स को रोल मॉडल्स कंसिडर करते हो, या जो आपके बड़े होते हैं तो आप उनको रोल मॉडल कंसिडर करते हो, और आपके एक्सपेक्टेशन चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाती है अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली मतलब ना चाहते हुए भी आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है। सेल्फ आइडियल इज द परसेप्शन ऑफ बिहेवियर बेस्ड ऑन पर्सन स्टैंडर्ड एंड सेल्फ एक्सपेक्टेशन। वही बात जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की कि जो सेल्फ आइडियल होते हैं वो परसेप्शन है कि इसमें आप स्टैंडर्ड, जो आपका स्टैंडर्ड है वो भी आपका अचीव होते हैं और आपके एक्सपेक्टेशन जो है वो भी 100% कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड डायमेंशन है सोशल सेल्फ। सोशल सेल्फ इज हाउ पर्सन परस्यूड बाय अदर एंड सोसाइटी, कि आपको आपकी सोसाइटी या आपके फैमिली मेंबर या और लोग आपको किस तरह परसीव करते हैं, किस तरह वो आपको जो है कंसीडर करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाता है सोशल सेल्फ। मतलब दूसरों की नज़र में आप क्या हैं, आपकी क्या पोजीशन है, ये बना देता है आपका सोशल सेल्फ। द सेल्फ इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड, ये वही बात, दे फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग ऑन इंडिविजुअल एक्शन विद इन अ ग्रुप एंड सोसाइटी। और ये डिपेंड करते हैं किस चीज़ पे, आपके क्या आपके जो एक्शन है, जो एक ग्रुप में, जो एक सोसाइटी में, एक फैमिली में, एक जगह पे आपका जो एक्शन होते हैं वही आपका सोशल सेल्फ को एक्सप्लेन करता है। तो अगर आपके एक्शन सही होंगे, आप लोगों के साथ सही से पेश आएंगे, तो लोग का आपके बारे में जहन, उनका आपके बारे में जो वो इजहार होता है वो सही होगा, उन सोशल सेल्फ जो है वो आपका पॉजिटिव होगा। इट इन्वेस्टिगेट द क्वेश्चन ऑफ हाउ द पर्सनल सेल्फ रिलेट टू द सोशल इन्वायरमेंट। और ये क्या कहते हैं, इसमें आपके जो है क्वेश्चन की इन्वेस्टिगेशन कराता है, ये इन्वेस्टिगेट करता है आपका वो क्वेश्चन कि जो आपका पर्सनल सेल्फ है और जो सोशल इन्वायरमेंट, तो इसमें अगर फर्क है या नहीं है। आपका अगर आपका पर्सनल सेल्फ सही होगा तो आप लोगों के साथ आपका बर्ताव भी सही होगा, आपका सोशल सेल्फ जो है वो भी नॉर्मल और पॉजिटिव होगा। इसके बाद फोर्थ वन जो हमारे पास है वो है सेल्फ एवल्युएशन। तो सेल्फ एवल्युएशन को हम सेल्फ स्टीम भी कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि सेल्फ स्टीम is evaluative and effective component of self concept, कि इसमें ऐसा होता है कि आप अपने आप को अपने आइडियल के साथ कंपेयर करते हैं, तो इसमें आपकी सेल्फ की एवल्युएशन होती है। द अप्रेजल ऑफ वन सेल्फ इन रिलेशनशिप टू अदर इवेंट और सिचुएशन, कि हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट इवेंट्स होती है,
वहाँ पे आपका जो बर्ताव होता है, जो आपका रवैया होता है, जो आपका वहाँ पे रिएक्शन होते हैं, आप उसकी एवल्युएशन करना, उसकी रहनुमाई करना, ये आपका बनाता है सेल्फ इस्टीम। अगर आपके एक्शन वगैरह सही है तो आपका सेल्फ इस्टीम जो है वो सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पे कहते हैं मैस्लो सबसेट ऑफ स्टीम नीड। तो मैस्लो हायरार्की जो कि हमारे पास ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में है, उसका लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि उसमें हमारे पास बेसिक नीड जो है वो तमाम लिखी हुई है। तो उसमें से एक पॉइंट हमारे पास सेल्फ इस्टीम का है कि सेल्फ इस्टीम क्या होते हैं कि अगर आपको स्ट्रेंथ हो, आप में अचीवमेंट हो, मास्टरी हो, आप में महारत हो कोई काम करने का, आप में कॉम्पिटेंसी वगैरह हो, तो फिर आपका सेल्फ इस्टीम क्या होता है, हाई होता है, सेटिस्फाई होता है। इसके बाद यह है कि रिस्पेक्ट नीड्स आर द नीड फॉर स्टीम फ्रॉम अदर। और सेल्फ स्टीम इस पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं तो लोग आपकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, और जब आपकी रिस्पेक्ट होती है तो आपका सेल्फ स्टीम जो है वो सेटिस्फाई होता है। इसके बाद आ जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट कि सेल्फ कंसेप्ट हमारे पास किस तरह डेवलप होता है। Self concept evolve throughout life and depend to an extent on an individual development level। तो कहते हैं जो आपका सेल्फ कंसेप्ट होता है, सेल्फ कंसेप्ट क्या है, आपके ट्रेड, आपके रवैये, आपके बिहेवियर, आपका माइंड, आपके कैपेबिलिटी, वो तमाम मिलके आपका सेल्फ कंसेप्ट बनाता है। तो सेल्फ कंसेप्ट क्या है कि आपका ये थ्रू आउट लाइफ डेवलप होता रहता है, और ये स्टार्ट होता है चाइल्डहुड से। फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ कंसेप्ट किस तरह फॉर्मेशन का फॉर्म होता है कि इन्फेंट लर्न्स फिजिकल सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम इन्वायरमेंट। जो इन्फेंट हमारे पास होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो सेल्फ कंसेप्ट उनका इस तरह स्टार्ट होता है कि वो खुद को फिजिकली डिफरेंट कंसिडर करते हैं इन्वायरमेंट से। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो मैं डिफरेंट हूं, वो इधर उधर चलता है, इन्वायरमेंट को देखता है, उसके जहन में थोड़े बहुत आते हैं, सेल्फ कंसेप्ट थोड़ी बहुत डेवलप होती है, और वो खुद को इन्वायरमेंट से डिफरेंट कंसीडर करता है, अलग कंसीडर करता है। इसके बाद सेकेंड, इफ बेसिक नीड्स आर मेट चाइल्ड हैज पॉजिटिव फीलिंग ऑफ सेल्फ। और उसके बाद जो चिल्ड्रन होते हैं और जब हम उसकी बेसिक नीड्स पूरी करते हैं, उसको टाइम पे खाना देते हैं, वो उसे कोई तकलीफ होती है तो तकलीफ उसकी दूर करते हैं, इस तरह उसके जो बेसिक नीड्स होते हैं अगर वो उसके पूरे हो तो उसमें एक सही जो एक पॉजिटिव सेल्फ जो है वो डेवलप होगा, क्योंकि उसे पता चलेगा उसकी अहमियत का कि हाँ मेरी भी कोई अहमियत है। और जो वो क्या कहते हैं कि जो अटेंशन लेने के लिए या जो वो लेने के लिए वो रोता है या कोई और कोशिश करता है और आप फिर उसकी वो जो है ज़रूरत पूरी कर लेते हैं, बेसिक नीड पूरी कर लेते हैं, तो उसमें पॉजिटिव फीलिंग ऑफ सेल्फ जो है वो डेवलप हो जाती है। तीसरा हमारे पास है चाइल्ड इंटरनलाइज अदर्स पीपल एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ। दूसरा ये कि जो और लोगों के एटीट्यूड्स होते हैं, जो और लोगों के बिहेवियर होते हैं, वो अपनी तरफ इंटरनलाइज करता है, अपनी तरफ जो है वो उसे कंसीडर करता है। सही है। तो ये भी इसके साथ भी उसका सेल्फ जो है वो बनता है कि वो लोगों के एटीट्यूड वगैरह को कंसीडर, जो मीन्स कि लोगों की जो उसकी तरफ एटीट्यूड होते हैं तो उससे वो अपना सेल्फ को मेजर करता है। क्यों? किस तरह कि अगर बच्चा जो है वो सही से मीन्स अच्छा होता है, मीन्स वो किसी को तंग वगैरह नहीं करता, तो लोगों के एटीट्यूड उसकी तरफ जो है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इस तरह भी बच्चे का जो है सेल्फ कंसेप्ट जो है वो डेवलप होता है। चाइल्ड आर एडल्ट इंटरनलाइज स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी, और जो स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटीज होते हैं, जो सोसाइटीज के रस्म व रिवाज तौर तरीके, उससे भी जो है बच्चा और एडल्ट जो है वो क्या करते हैं, उनका सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। तो सेल्फ के डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेज हमारे पास आते हैं? पहला हमारे पास आता है सेल्फ अवेयरनेस, जो कि न्यू बॉर्न 28 डेज बच्चे से लेके इन्फेंसी तक हमारे पास डेवलप होते हैं। इसके बाद सेल्फ रिकग्निशन 18 मंथ से लेके टॉडलर के बच्चों तक होता है। इसके बाद सेल्फ डिफिनीशन 3 या 3 साल से बड़े बच्चों में ये हमारे पास डेवलप होता है। इसके बाद आ जाते हैं सेल्फ कंसेप्ट पे, जो कि 6 to 7 ईयर से स्टार्ट होके एडोलेसेंट और फिर एडल्टहुड तक हमारे पास जाता है।
तो ये जो स्टेजेस है कि बच्चा जो है वो अपने आप में अपने बारे में सेल्फ अवेयर हो जाता है। तो ये हमारे पास स्टेजेस हैं डेवलपमेंट में कि सेल्फ अवेयरनेस हमारे पास बच्चे में आ जाती है, इन्फेंट एज में अवेयरनेस आना शुरू हो जाती है। वो बात फिजिकली इन्वायरमेंट से खुद को फिजिकली डिफरेंट कंसीडर करता है। इसके बाद सेल्फ रिकॉग्निशन 18 मंथ या इससे बाद के बच्चों में आना शुरू हो जाती है। वो खुद को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ मैं भी एक इंसान हूँ, मीन्स उसकी कोई ज़रूरत होती है तो वो रोता है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। इसके बाद सेल्फ डिफिनीशन, कौन हूँ, नाम क्या है और कौन हूँ, जेंडर वाइज उसे पता चलता है मेल हूँ फीमेल हूँ। तो ये प्री स्कूल और इससे बड़े बच्चों में ये जो है वो डेवलप हो जाती है। इसके बाद जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो 6 to 7 ईयर के बच्चे से लेके फिर आगे तमाम उम्र में जो है उसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होती है। इसके बाद हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। Self-concept, various social theories have been developed to explain the development of self-concept. A discussion of Erikson theory of psychosocial development related to self-concept are follow. तो देखो कहते हैं कि सेल्फ कंसेप्ट के बारे में डिफरेंट साइकोलॉजिकल थ्योरीज हमारे पास मौजूद हैं। तो एक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। तो इसमें एक मजे की बात आपको ये बताऊं कि आने वाले जितने भी आपके सेमेस्टर हैं उसमें 3 या 4 सेमेस्टर में आप बार बार एरिक्सन थ्योरी साइकोसोशल डेवलपमेंट बार बार आप पढ़ेंगे। साइकोलॉजी 4th सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे, साइकोलॉजी जो हमारे पास एडल्ट साइकोलॉजी 6th सेमेस्टर उसमें भी पढ़ेंगे। इस तरह आप इसको कहाँ पे पढ़ेंगे, पीडियाट्रिक में आप इसमें पढ़ेंगे, इसको आप जो है मेंटल हेल्थ में पढ़ेंगे। तो ये आने वाले सेमेस्टर में आपने ये थ्योरी लाजमी पढ़नी है। तो ये साइकोसोशल थ्योरी है। अभी इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसके डिफरेंट स्टेजेस हमारे पास होते हैं। ये हमारे पास एरिक्सन की थ्योरी की स्टेजेस है कि इन्फेंसी स्टेज में जो बच्चा होते हैं तो उसमें ट्रस्ट वाज मिस्ट्रस्ट, कि अगर उसको सपोर्ट किया जाए बच्चे को, उसकी नीड पूरी होती है तो उसमें ट्रस्ट डेवलप होता है। लेकिन अगर उसकी नीड्स पूरी नहीं होती तो वो मिस्ट्रस्ट की तरफ चला जाता है। इस तरह अर्ली चाइल्डहुड में क्या होते हैं, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, कि अगर बच्चा जो भी काम करता है, जो थोड़े बहुत जो वो कैरेक्टर्स या ट्रेट्स वगैरह बिहेवियर वगैरह सीखता है, अगर उनको अच्छी बात में सपोर्ट किया जाए, उनको जो है आप सपोर्ट करते हैं तो उसमें ऑटोनॉमी आ जाती है। ऑटोनॉमी मतलब कि वो कोई भी काम खुद से कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे को सपोर्ट नहीं मिलती, बच्चे के बेसिक नीड्स पूरे नहीं होते तो शेम्स एंड डाउट बच्चे में आ जाती है और फिर वो उसमें बच्चे में ऑटोनॉमी नहीं होती। तो देखो ये एज के लिहाज से उसकी सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ की डेवलपमेंट हो रही है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अर्ली स्कूल। अर्ली स्कूल वाले बच्चे जो थे वो या तो इनिशिएटिव होते हैं या गिल्ट होते हैं। इनिशिएटिव वो कि अगर इस एज में आप बच्चे को सपोर्ट करते हैं, उसकी सपोर्ट मिलती है पेरेंट्स की, सोसाइटी से, तो वो इनिशिएटिव बन जाता है। इनिशिएटिव मतलब कोई भी काम की इनिशिएशन वो कर सकता है, वो प्रोडक्टिव होते हैं। लेकिन अगर इस टाइम पे आप उसको सपोर्ट नहीं करते, उसकी सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होती तो फिर वो गिल्ट महसूस करते हैं और कोई भी काम की इनिशिएशन वो नहीं कर सकता। इसके बाद स्कूल एज चिल्ड्रन जो होते हैं उसमें इंडस्ट्री वर्स इंफीरियरिटी। इंडस्ट्री कहते हैं कि कोई न्यू काम करने का, कोई एक्शन परफॉर्म करने का, कोई जो है वर्क करने का। अगर इस एज में बच्चा सपोर्ट हो जाए, सोशल कॉम्पिटेंस उसका हो, फ्रेंडशिप नेटवर्क उसका हो, तो फिर क्या होता है वो उसमें इंडस्ट्री आ जाती है। लेकिन अगर कोई सोशली उसको सपोर्ट ना हो, फ्रेंड्स उसके ना हो, तो वो फिर इन्फीरियरिटी का शिकार हो जाता है। इसमें आपके क्वेश्चन इससे आएंगे कि स्कूल एज में स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, फिर आपने ये लिखना है। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए ये याद रख लें क्योंकि इससे आपका एक एमसीक्यूज लाजमी आएगा। इसके बाद एडोलेसेंस एज में क्या होते हैं, ये आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन होते हैं कि क्या हो जाते हैं कि इसमें अगर बच्चा जो है उसको सपोर्ट किया जाए, फ्रेंडशिप फ्रेंड्स हो, उसके सोशल सपोर्ट उसे हासिल हो, जो है फैमिली सपोर्ट उसे हो, तो उसकी अपनी एक आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर कोई सपोर्ट वगैरह ना हो, रोल कन्फ्यूजन में फिर वो
रहता है। इसके बाद यंग एडल्टहुड में ऐसा होता है कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी कहते हैं क्लोज रिलेशन को, फ्रेंडशिप को, लव रिलेशन को। तो इस एज में या तो इंटीमेसी में बच्चा होगा, लेकिन अगर सपोर्ट वगैरह नहीं है तो वो आइसोलेशन का शिकार भी हो जाते हैं और उसका सेल्फ कंसेप्ट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसके बाद मैच्योरिटी स्टेज है जो हमारे पास एडल्ट स्टेज जो है, उसमें क्या होते हैं कि जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। जनरेटिविटी कहते हैं कि जनरेटिव हो कोई काम करने के लिए, कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए, या स्टेग्नेशन आ जाती है, स्टक हो जाते हैं जगह पे। तो जब सपोर्ट मिलेगी तो बच्चों में डेवलपमेंट होगी, आपके सेल्फ कंसेप्ट में डेवलपमेंट होगी। लेकिन अगर आपको फीडबैक नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता, तो फिर आप क्या होंगे, सेल्फ कंसेप्ट आपका डिस्टर्ब होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि ओल्ड एज में इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। कि ओल्ड एज में ऐसा होता है कि अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट सेटिस्फाई है, सेल्फ स्टीम आपका हाई है, तो आप सेटिस्फाई होते हैं। अगर हाई नहीं है तो आप डिस्पेयर हैं, सेटिस्फेक्शन आपकी नहीं है। तो ये एमसीक्यूज में आज में आपके इस तरह एमसीक्यूज आएगा कि अर्ली स्कूल में क्या होता है, तो ये स्टेज होता है, एडोलेसेंट में क्या होते हैं, ये स्टेज होते हैं। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास पेपर में आते हैं। इसके बाद ये फैक्टर इफेक्टिंग सेल्फ परसेप्शन, जो आपके सेल्फ परसेप्शन है, जो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो उसमें आपने सेल्फ परसेप्शन, तो वो कौन से फैक्टर हैं जो सेल्फ परसेप्शन को इफेक्ट करते हैं, उसमें हमारे पास आ जाता है एल्टर्ड हेल्थ स्टेटस। कि अगर हेल्थ स्टेटस एल्टर्ड है, कोई शख्स बीमार रहता है, तो उसके सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ कंसेप्ट वगैरह भी डिस्टर्ब रहती है। इसके बाद एक्सपीरियंस, जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस गुजर चुका, जो सोसाइटी में, जो फैमिली में, जो फ्रेंडशिप में, तो वो भी आपका सेल्फ परसेप्शन इफेक्ट करता है। इसके बाद डेवलपमेंटल कंसिडरेशन, तो यही बात जो हमने पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन की कि अगर आपकी डेवलपमेंट सही से हुई है, आपने डिफरेंस जो आपका सेल्फ जो है वो डेवलप हुआ है, तो फिर आपका सेल्फ परसेप्शन भी सही होता है। इसके बाद हेरिडिटी एंड कल्चर, हेरिडिटी भी मेजर जो है इफेक्ट करती है, क्योंकि आपका इंटेलिजेंस आपके हेरिडिटी से रिलेट होता है। इस तरह डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट ट्रेट जो है वो आपका हेरिडिटी पे डिपेंड करती है। दूसरा कल्चर पे भी डिपेंड। इसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज, तो जो आपको रिसोर्स प्रोवाइड है वो सही है नहीं है, आपके फुलफिल हो रहे हैं, आपकी नीड फुलफिल करता है नहीं करता, तो उस पर भी डिपेंड करता है। हिस्ट्री ऑफ सक्सेस एंड फेल्यूर, आपके पास्ट में आपको सक्सेस मिली है, फेल्यूर मिली है, तो ये भी आपकी सेल्फ परसेप्शन को इफेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आपको सक्सेस मिलते आ रहे हैं तो आपका सेल्फ परसेप्शन पॉजिटिव होगा, सेटिस्फाई होगा। इसके बाद क्राइसिस और लाइफ स्ट्रेसर्स कोपिंग, कि जो आपके लाइफ स्ट्रेसर होते हैं, कि आपको आपके लाइफ में जो स्ट्रेस मिले हैं, फिर आपने उसके साथ कोप किस तरह किया है, ये भी आपके सेल्फ परसेप्शन को इफेक्ट करते हैं। एजिंग, आपका एज, आपकी बीमारी या कोई ट्रामा, वो भी सेल्फ परसेप्शन को इफेक्ट करती है। इसके बाद हमारे पास ये है कि अगर सेल्फ कंसेप्ट्स की हम हिस्ट्री ले, एक पेशेंट आया हुआ है, उसके हम सेल्फ कंसेप्ट के बारे में उससे पूछे, तो ये तमाम क्वेश्चन जो है ये हम उस पर्सन से पूछेंगे कि आप अपने आप को आप किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हो, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है, अपने बारे में क्या फीलिंग। तो ये तमाम क्वेश्चन जो है ये आप इसको डीपली रीड कर ले। ये तमाम वो क्वेश्चन है कि जो आपने इस तरह पर्सन से जो है पूछने हैं। इसके बाद हमारे पास नर्सिंग डायग्नोस, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट्स के हम नर्सिंग डायग्नोस क्या बनाएंगे कि डिस्टर्ब बॉडी इमेज, अगर इस तरह पर्सन आता है तो उसका बॉडी इमेज जो है वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई नहीं है। इसके बाद क्या है, पेरेंटल रोल कन्फ्लिक्ट, पेरेंटल रोल कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि जो उसके पेरेंट्स से उसको या उसकी जो देखभाल कर रहे हैं, हो सकते हैं कि उसके साथ ये सेटिस्फाई ना हो, कन्फ्लिक्ट हो, कोई डिस्टर्ब पर्सनल आइडेंटिटी, जो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। पर्सनल आइडेंटिटी मीन कि जो हमारे पास फीमेल होते हैं वो भी अक्सर इस तरह की इशू का शिकार होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसे लोग, यतीम बच्चे जो होते हैं, या कोई लोग उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, उसे बाद में पता चलता है कि ये तो मेरे हकीकी माँ बाप नहीं है। तो इस तरह आपकी जो है डिस्टर्ब पर्सनल आइडेंटिटी भी हो सकती है। इनइफेक्टिव रोल परफॉर्मेंस, या अगर एक पर्सन का रोल परफॉर्मेंस सही नहीं है,
मीन्स वो अपना रोल सही से नहीं परफॉर्म कर सकता, ये भी हमारे पास डायग्नोस है कि उसका सेल्फ कंसेप्ट वो डिस्टर्ब हो सकता है। क्रॉनिक लो सेल्फ स्टीम, अगर एक पर्सन का बार बार सेल्फ स्टीम लो आ रहा है, मीन्स उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, उसकी बात को कोई तवज्जो नहीं देता, तब भी हमारे पास सेल्फ कंसेप्ट प्रॉब्लम उस पर्सन में आ सकती है। सिचुएशनल लो सेल्फ स्टीम, ये भी हमारे पास एक डायग्नोस है। इसके साथ साथ डिस्टर्ब पर्सनल आइडेंटिटी, ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके। एंजाइटी भी हो सकती है कि वो कोई टेंशन में हो, कोई स्ट्रेस में हो। सोशल आइसोलेशन जिस लोगों में होता है वो भी, उनका भी सोशल कंसेप्ट जो है वो, सेल्फ कंसेप्ट जो है वो डिस्टर्ब होता है। होपलेसनेस, अगर कोई पर्सन जो है वो मायूस हो गया है, कोई उम्मीद नहीं है उसकी, उसमें भी जो है ये सेल्फ कंसेप्ट डिस्टर्ब होता है। पावरलेसनेस, किसी पर्सन के पास पावर नहीं है, कोई कुदरत नहीं है, कोई ताकत नहीं है कोई काम करने का, उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। रिस्क ऑफ कंप्रोमाइज्ड ह्यूमन डिग्निटी, या ह्यूमन डिग्निटी कंप्रोमाइज अगर किसी पर्सन की, या रिस्क ऑफ लोनलीनेस है, कोई पर्सन इस चीज़ से डरते हैं कि मैं जो है अकेला हो जाऊंगा, तो ये हमारे पास जो है पॉसिबल डायग्नोसिस हैं जो सेल्फ कंसेप्ट वाले पेशेंट होते हैं या डिस्टर्ब पर्सन होते हैं। इसके बाद कि वो तमाम एक्टिविटी जो हमें हेल्प आउट करती है सेल्फ कॉन्सेप्ट्स को मेंटेन रखने के लिए, तो हमने क्या करना होगा, कम्युनिकेट वर्थ विद लुक्स स्पीच एंड जुडिशियस टच, कि हम लोगों के साथ सही बातें करें, अच्छी बातें करें, पॉजिटिव बातें करें, लोगों की जो हमारा बोल चाल हो वो अच्छा हो, फायदे के लिए हो, सही है। इसके बाद जो जुडिशियल टच है, जुडिशियल टच मतलब ये है कि हम हर पर्सन को क्या करें, उसका हक प्रोवाइड करें। एक्नॉलेज पेशेंट स्टेटस, रोल एंड इंडिविजुअलिटी एज अ हेल्थ या एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, या हमारे पास एज अ नर्स हमने क्या करना होगा कि पेशेंट का जो स्टेटस है, जो रोल है, जो इंडिविजुअलिटी है, वो उसको हमने बतानी होती है। स्पीक टू पेशेंट रिस्पेक्टफुली, हर पर्सन की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो हमने पेशेंट के साथ भी इज्जत के साथ पेश आना है, रिस्पेक्ट के साथ उसके साथ बात करनी है। ऑफर सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर प्रोसीजर, और वो जितने भी प्रोसीजर्स करते हैं, जितने भी प्रोसीजर उस बंदे के होते हैं, जो उसकी ड्रेसिंग वगैरह हो गई, कोई उसकी जो हमारे पास सर्जरी वगैरह होती है, तो उसको हमने सिंपल वर्ड्स में उसे एक्सप्लेन कराना होता है पेशेंट को। मूव पेशेंट बॉडी रिस्पेक्टफुली इफ नेसेसरी, अगर पेशेंट की बॉडी को इधर उधर हिलाना या उस साइड पे करना लाजमी हो, तो हमने इज्जत के साथ उसकी प्राइवेसी मेंटेन करते हुए हमने उसकी बॉडी को मूवमेंट देनी है। रिस्पेक्ट पेशेंट प्राइवेसी एंड सेंसिबिलिटी, तो हमने पेशेंट की प्राइवेसी और सेंसिबिलिटी का ख्याल रखना है। देखो ये तमाम बातें ये हम रोजमर्रा जिंदगी में जो है हॉस्पिटल में ये हम यूज करते हैं। एज अ हेल्थ प्रोफेशनल आपको ये तमाम बातें आनी चाहिए, आपको ये आपके जहन में होना चाहिए। इसके बाद एक्नॉलेज एंड अलाउ एक्सप्रेशन ऑफ नेगेटिव फीलिंग, जो नेगेटिव फीलिंग पेशेंट के होते हैं आप उसको इनकरेज करें कि खैर आप बताएं, क्योंकि अगर एक पर्सन नेगेटिव फीलिंग आपको बताएगा तब आप उसको इम्प्रूव कर सकेंगे ना, तब आप उसको पॉजिटिव फीलिंग में कन्वर्ट कर सकेंगे। हेल्प पेशेंट रिकॉग्नाइज स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लोर अल्टरनेटिव, और जो पेशेंट्स के स्ट्रेंथ वगैरह होते हैं आप उसको हेल्प आउट करें कि वो उसको रिकॉग्नाइज करें कि उसके स्ट्रेंथ कौन से है और उसकी वीकनेस कौन सी है। इसके बाद ये लिखा है द फॉलोइंग एक्टिविटी दैट द नर्स कैन टीच द क्लाइंट टू इंगेज इन इंक्रीज वन सेल्फ स्टीम, ये तो वो तमाम क्वालिटीज, ये तमाम एक्टिविटीज जो एक नर्स ने अपने क्लाइंट, अपने पेशेंट को क्या है उसको सिखानी है, उसको बतानी है। टेकिंग गुड केयर ऑफ सेल्फ, हम बताएंगे कि पर्सन को कि आप अपने आप का अच्छी सेहत का ख्याल रखें, सेहत बार बार नहीं मिलती, सेहत अल्लाह का एक तोहफा है, तो आप उसकी अच्छे से ख्याल रखें। इसके बाद टेकिंग टाइम टू डू इंजॉयबल एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं, जो हमारे पास सोशल सोसाइटी के लिहाज से सही हो और वो आपको इंजॉय, वो आपको लुत्फ दें,
वो आपको सेटिस्फाई करे तो वो आप उसको किया करें। इसके बाद स्पेंडिंग टाइम विद पीपल दैट मेक यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, आपके फैमिली मेम्बर या आपके पेरेंट्स वगैरह जिससे आप सेटिस्फाई होते हैं, जिससे जो आपको गुड फीलिंग कराते हैं, तो आप उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करें। लर्निंग समथिंग न्यू, कुछ नया सीखा करें डेली। फॉरगिविंग योरसेल्फ, कि आपसे जो गलती होती है, जो कोताही आपसे होती है, आप खुद को माफ़ किया करें, क्योंकि इस तरह आपका स्ट्रेस कम होता होगा, आप कोप करेंगे। डूइंग समथिंग नाइस फॉर समवन एल्स, लोगों की हेल्प किया करें, उसके साथ अच्छाई किया करें, आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक हो। एंड गिविंग योर सेल्फ रिवार्ड, और अपने आप को रिवार्ड भी दिया करें, अपने आप को जो है शाबाश भी दिया करें, ताकि जो आप अच्छे काम होते हैं उस पर शाबाश दिया करें, जो बुरे काम या आपसे जो गलती होती है खैर आप उसको माफ़ किया करें। इसके बाद हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस है सेल्फ कंसेप्ट का। तो नर्सिंग प्रोसेस में हमारे पास पहले असेसमेंट होती है, तो हम किस तरह सेल्फ कंसेप्ट या एक पर्सन का सेल्फ कंसेप्ट मालूम करते हैं, तो हम उसकी किस तरह असेसमेंट करेंगे। ऑब्जर्व फॉर बिहेवियर दैट सजेस्ट एन अल्ट्रेशन इन द क्लाइंट कंसेप्ट, पहले हम वो ऑब्जर्व करेंगे, वो एसिस करेंगे वो बिहेवियर जो उस पर्सन के सेल्फ कंसेप्ट को एल्टर करता है। इसके साथ साथ एसिस द क्लाइंट कल्चरल बैकग्राउंड, जो क्लाइंट का कल्चरल बैकग्राउंड है उसको हम एसिस करेंगे, क्योंकि डिफरेंट सेल्फ, क्योंकि इंसान का सेल्फ उसके कल्चर से भी जो है बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। इसके बाद डिटरमाइन द क्लाइंट फीलिंग परसेप्शन अबाउट चेंज इन बॉडी इमेज सेल्फ स्टीम रोल, अगर एक पर्सन का बॉडी इमेज या उसका सेल्फ स्टीम या रोल चेंज होता है तो उसका माइंड क्या कहते हैं, उसके फीलिंग क्या होती है उस बारे में वो भी हम जो है स्टडी एसिस करते हैं। एसिस क्वालिटी ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, उसके रिलेशनशिप एंड एसिस द क्लाइंट कोपिंग स्किल, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये हम पर्सन की एसिस करेंगे। देखो ये यूनिट जो है ये इसका यूज आप हॉस्पिटल साइड पे करेंगे 6 सेमेस्टर में जब आप साइकाट्रिक वार्ड में जाएंगे। वैसे भी हर पेशेंट के हम सेल्फ कंसेप्ट या उसके जो अपने बारे में जो ख्यालात वगैरह होते हैं वो एसिस करने के लिए हमने ये चीज़ें एसिस करनी होगी। इसके बाद हमारे पास नर्सिंग डायग्नोज हम बनाते हैं कि ऑल दो देयर मल्टीपल नर्सिंग डायग्नोज लेबल फॉर एल्टर सेल्फ कंसेप्ट, कि ऑलरेडी जो हमने डायग्नोज अभी पढ़ लिए नर्सिंग के वो, और इसके साथ साथ हम ये डायग्नोज भी हमारे पास होते हैं कि इम्पेयर्ड एडजस्टमेंट। देखो अगर एक पर्सन का सेल्फ कंसेप्ट एल्टर है तो उसका रीज़न ये है कि उसकी सेल्फ एडजस्टमेंट जो है वो इम्पेयर्ड है। इसके बाद एंजाइटी भी इसमें आता है, वो पर्सन को एंजाइटी भी होती है, बॉडी इमेज उसका डिस्टर्ब होता है, एंड केयर गिवर रोल स्ट्रेन, और जो केयर गिवर उसका रोल है, जो और लोग इसको केयर प्रोवाइड करते हैं या किसी और को केयर प्रोवाइड करता है तो उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं और सही से वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसके बाद डिफिशिएंट कन्फ्लिक्ट, डिसीजनल कन्फ्लिक्ट होता है, वो सही से डिसीजन नहीं ले सकता, वो ऑटोनॉमी उसके पास नहीं होती, कॉन्फिडेंट उसके पास नहीं होता। इनफेक्टिव कोपिंग, देखो सेल्फ कंसेप्ट अगर उसका डिस्टर्ब है तो डिस्टर्ब इस वजह से कि उसकी कोपिंग इनफेक्टिव है, वो सही से कोप नहीं कर सकता, फियर डरता है, होपलेसनेस उसमें होती है। तो ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले नर्सिंग डायग्नोसिस में। इसके बाद फिर हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग सेलेक्ट द थेरापीज दैट स्ट्रेंथन और मेंटेन द क्लाइंट कोपिंग स्किल, तो हम इस तरह से थेरापीज जो है वो सोच ले, सेलेक्ट कर ले, जो क्या करते हैं जो उसके कोपिंग स्किल्स को इंक्रीज करे, इम्प्रूव करे। इसके साथ इन्वॉल्व द क्लाइंट टू इंश्योर दैट रियलिस्टिक थेरापीज आर चूजन, हम क्लाइंट को जो है क्या करें उसको इन्वॉल्व करें उन रियलिस्टिक थेरापीज में जो हम चूज करते हैं उस पर्सन की ट्रीटमेंट के लिए, उस पर्सन की सेल्फ को इम्प्रूव करने के लिए। मिनिमाइज स्ट्रेसर इफेक्टिंग द क्लाइंट सेल्फ कंसेप्ट, और वो तमाम स्ट्रेस जो पर्सन के जो हैं उसके इफेक्ट करते हैं, उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट्स को डिस्टर्ब करते हैं, उसको हमने मिनिमाइज करना है। और एट द एंड हमारे पास आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन, कि जो प्लानिंग हमने की हुई है तो अब हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर दें। एज विद ऑल द स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, अ थेराप्यूटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप इज सेंट्रल टू इम्प्लीमेंटेशन फेज। थेराप्यूटिक रिलेशन वो रिलेशन होता है जो जिसका मकसद
पेशेंट की हेल्थ की इंप्रूवमेंट हो। तो जो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप होता है वो हमारे पास इंप्लीमेंटेशन में डेवलप होता है। वंस द गोल एंड आउटकम क्राइटेरिया हैव बीन डेवलप्ड, द नर्स कंसीडर्ड नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर प्रोमोटिंग अ हेल्थी सेल्फ कंसेप्ट एंड हेल्पिंग द क्लाइंट मूव टुवर्ड द गोल। और जब हमारे पास क्या है कि हमने गोल बना लिए, प्लानिंग वगैरह कर ली, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम पेशेंट्स की केयर, उसकी इम्प्रूवमेंट, उसके हेल्थ को प्रमोशन देने के लिए हम क्या करते हैं, उन तमाम जो हमारे गोल्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर लेते हैं। और फिर हमारे पास क्या होता है मकसद, हेल्थ प्रमोशन। द नर्स में वर्क विद क्लाइंट टू हेल्प देम डेवलप हेल्थी लाइफस्टाइल बिहेवियर दैट कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव। और नर्स का मकसद ये होता है कि वो क्या करे, वो पेशेंट्स के बिहेवियर, लाइफस्टाइल उसको इस तरह डेवलप करे, उसके डेवलपमेंट में इस तरह हेल्प करे कि उसका जो पॉजिटिव कंसेप्ट है, जिसका जो सेल्फ कंसेप्ट है वो पॉजिटिव रहे, उसमें इम्प्रूवमेंट हो। टू फैसिलिटेट द क्लाइंट फॉर एडिक्वेट स्लीप एंड रेस्ट एंड स्ट्रेस रिड्यूसिंग प्रैक्टिस में मेक हेल्थी सेल्फ कंसेप्ट। तो क्या होता है कि आप पर्सन को स्टिमुलेट करेंगे, आप उसको फैसिलिटेट करेंगे कि आपने टाइम पे सोना है, आपने अपने स्ट्रेस को किस तरह कोप करना है, आपने कोई भी चीज़ जहन पे नहीं लेनी, आपने जो है सेल्फ कंसेप्ट में आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, आपने पॉजिटिव सोच थिंकिंग करनी है, आपने जो है स्ट्रेस नहीं लेना, और अगर स्ट्रेस आपको मिले या स्ट्रेस महसूस हो तो आपने उसको इस तरह जल्दी से कोप करना है। तो इस तरह जो है उसका हेल्थ वो हमारे पास इम्प्रूव हो सकते हैं। तो ये सेल्फ कंसेप्ट का यूनिट था। इसके बाद हम बाकी यूनिट एक एक करके जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।